दुश्मन यमन की धरती पर खुली जंग में भिड़े सऊदी अरब और यूएई। 20 लड़ाके, ढेर मिसाइलों की बारिश से दहला मुकल्ला पोर्ट, तेल के कुओं पर कब्जे की लड़ाई में उतरे दो महाशक्तियां। पाकिस्तान ने थामा सऊदी का हाथ तो भारत के सामने आया बड़ा सवाल, क्या यूएई को देगा सैन्य सहायता? दक्षिण यमन को अलग देश बनाने का ऐलान। हदरमौत के तेल भंडारों पर छेड़ी महाभारत से कांपा पूरा मध्य पूर्व। तेल के दाम आसमान छूने की तैयारी, भारत समेत पूरी दुनिया पर मंडराया आर्थिक तूफान का खतरा। मध्य पूर्व की धरती पर ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। वो दो देश जो कभी एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते थे, जिन्होंने मिलकर यमन में होती विद्रोहियों के खिलाफ एक दशक तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, आज वही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात खुले मैदान में आमने सामने खड़े हैं। मुक्कल्ला पोर्ट के आसमान में गूंजती मिसाइलों की आवाज, धुएं के बादलों में लिपटे सैन्य ठिकाने और जमीन पर बिखरे 20 से ज्यादा लड़ाकों के शव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह महज एक राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि सीधे सैन्य टकराव की शुरुआत है। सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने यूएई समर्थित साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों पर 7 घातक मिसाइलें दांगी, सेयन हवाई अड्डे को निशाना बनाया और अलखाशा सैन्य कैंप को तबाह कर दिया। यह हमला महज चेतावनी नहीं, बल्कि उस बड़े खेल का पहला दांव था जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति और भारत की आर्थिक स्थिरता को हिलाकर रख सकता है। यमन के हदरमौत और अलमहारा जैसे तेल समृद्ध प्रांतों पर कब्जे की यह लड़ाई अब सिर्फ यमन की आंतरिक समस्या नहीं रही, यह दो क्षेत्रीय महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग बन चुकी है। और इस खेल में पाकिस्तान ने खुलकर सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिसने भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्यों तो सबसे करीबी मुस्लिम देश आज एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आए हैं। यूएई क्यों चाहता है कि दक्षिण यमन एक अलग देश बन जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने दोस्त यूएई की मदद के लिए आगे आएगा, जबकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हो चुका है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। और अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने विचार कमेंट में भी लिखकर बताइएगा। यमन में सऊदी यूएई टकराव की असली वजह है। यमन का गृह युद्ध 2014 से चल रहा है, जब हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया और हूतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ते गए और अब वे खुद ही आमने सामने खड़े हो गए हैं। इस टकराव की 4 बड़ी वजह हैं जो इस पूरे संघर्ष की जड़ में है। पहली और सबसे बड़ी वजह है यमन का विभाजन बनाम अखंडता का सवाल। सऊदी अरब चाहता है कि यमन एक एकजुट देश बना रहे और वहां उसकी पसंद की सरकार सत्ता में आए। यह उसकी दक्षिणी सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। लेकिन यूएई की रणनीति बिल्कुल अलग है। वह दक्षिणी यमन के अलगाववादियों यानी साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को समर्थन दे रहा है, जो यमन को तोड़कर एक स्वतंत्र दक्षिण अरब देश बनाना चाहते हैं। यूएई की यह रणनीति उसके अपने भू राजनीतिक हितों से जुड़ी है, क्योंकि वह दक्षिण यमन के बंदरगाहों और समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण चाहता है। लेकिन सऊदी अरब के लिए यमन का टूटना एक सीधा सुरक्षा खतरा है, क्योंकि उसकी 1800 किलोमीटर लंबी सीमा यमन से लगती है। और अगर दक्षिण यमन अलग देश बन गया तो वहां किसी भी ताकत का प्रभाव सऊदी अरब के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह है तेल और गैस के विशाल भंडारों पर कब्जे की होड़। यमन का हदरमौत प्रांत देश का सबसे बड़ा है, तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहां पर भारी मात्रा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं। पिछले महीने जब यूएई समर्थित एसटीसी ने हदरमौत और अलमहारा जैसे तेल समृद्ध प्रांतों पर कब्जा कर लिया, तो सऊदी अरब का धैर्य जवाब दे गया। इन इलाकों में यमन की अर्थव्यवस्था की धड़कन बसती है और जो भी इन पर नियंत्रण रखेगा वही यमन की आर्थिक दिशा तय करेगा। सऊदी अरब नहीं चाहता कि यह संसाधन यूएई समर्थित अलगाववादियों के हाथ में चले जाए, क्योंकि इससे न केवल यमन पर उसकी पकड़ कमजोर होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में तेल की राजनीति में भी उसका प्रभाव घट जाएगा। यूएई इन तेल क्षेत्रों को हासिल करके खुद को ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत बनाना चाहता है और अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि हदरमौत का नियंत्रण इस पूरे संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है। तीसरी वजह है हथियारों की खेप को लेकर खूनी विवाद। पिछले हफ्ते जब मुकुल्ला पोर्ट पर यूएई से एक शिपमेंट आया तो सऊदी अरब ने उस पर सीधे बमबारी कर दी।
सऊदी का आरोप था कि यूएई उस शिपमेंट में हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां भेज रहा था जो एसटीसी लड़ाकों को मजबूत करने के लिए थी। यूएई ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि वह केवल मानवीय सहायता के वाहन थे। लेकिन सऊदी अरब ने यूएई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि वह अपनी सेनाओं और हथियारों को यमन से हटा ले। इस घटना के बाद यूएई ने गुस्से में अपनी सेनाओं को यमन से वापस बुलाने का फैसला किया। यह घटना दोनों देशों के बीच विश्वास की खाई को दिखाती है, जो दोनों देश कभी एक साथ मिलकर भूतियों के खिलाफ लड़ते थे। आज वे एक दूसरे पर हथियार भेजने का आरोप लगा रहे हैं। मुकल्ला बंदरगाह की बमबारी एक संदेश थी कि सऊदी अरब अब यूएई की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसके हितों के खिलाफ जाती हो। चौथी और सबसे रणनीतिक वजह है समुद्री मार्गों और बंदरगाहों पर वर्चस्व की लड़ाई। यमन की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से बाबल मंदेब झलड़मरू मध्य गुजरता है, जो लाल सागर को अंदन की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 10% इसी रास्ते से गुजरता है। यूएई यमन के बंदरगाहों जैसे मुकल्ला, अदन और सोकोट्रा द्वीप पर अपना प्रभाव जमाकर इन समुद्री मार्गों का गेटकीपर बनना चाहता है। अगर यूएई को इन बंदरगाहों पर नियंत्रण मिल गया तो वह न केवल व्यापारिक रूट पर काबिज होगा, बल्कि भविष्य में सऊदी अरब के तेल निर्यात पर भी दबाव बना सकता है। सऊदी अरब को यह खतरा साफ दिख रहा है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर यूएई को इन रणनीतिक बंदरगाहों पर हावी नहीं होने देना चाहता। 100 कोटरा द्वीप पर यूएई पहले से ही अपनी सैन्य उपस्थिति बना चुका है और अब वह मुकल्ला और अदन पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। इसी कारण सऊदी अरब ने हवाई हमलों के जरिए यूएई समर्थित ताकतों को पीछे धकेलने का फैसला किया है। दक्षिण यमन को अलग देश बनाने की घोषणा शुक्रवार को एसटीसी के अध्यक्ष एद्रूस अल जुबैदी ने टीवी पर सीधे संबोधन में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अब दक्षिण अरब राज्य को बहाल करने के लिए संवैधानिक संक्रमण शुरू कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि संगठन 2028 तक शांतिपूर्ण जनमत संग्रह कराना चाहता है, जिसमें दक्षिण यमन के लोग खुद तय करेंगे कि वे एक अलग देश बनाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनके इलाकों या सैन्य बलों पर हमला हुआ तो वे तुरंत स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। यह बयान सीधे तौर पर सऊदी अरब को दी गई चुनौती थी। एसटीसी का तर्क है कि दक्षिण यमन 1990 से पहले एक अलग देश था और उत्तरी यमन के साथ विलय के बाद से दक्षिणी लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। वे कहते हैं कि दक्षिण के तेल संसाधनों का फायदा उत्तरी यमन उठाता रहा है और दक्षिण को विकास से वंचित रखा गया है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि दक्षिण यमन फिर से अपनी स्वतंत्रता हासिल करें। इस घोषणा के बाद एसटीसी ने 1-2 साल की संक्रमणकालीन योजना की रूपरेखा भी पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि वे कैसे धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य की संरचना तैयार करेंगे। इसमें अलग संविधान, अलग सरकार, अलग सेना और अलग मुद्रा की बात शामिल है। लेकिन सऊदी अरब के लिए यह घोषणा एक सीधी चुनौती थी, क्योंकि वह यमन के विभाजन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। सऊदी समर्थित हदरमौत के गवर्नर सालिम अल खान बाशी ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि यह कदम शांतिपूर्ण नहीं बल्कि अराजकता फैलाने वाला है। उन्होंने कहा कि सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस का मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नियंत्रण फिर से हासिल करना और अवैध हथियारों को निष्क्रिय करना है, न कि कोई युद्ध छेड़ना। लेकिन एसटीसी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। एसटीसी के सैन्य प्रवक्ता मोहम्मद अल नकीब ने कहा कि हालात अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि वे कट्टरपंथी इस्लामाबाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो यूएई की लंबे समय से प्राथमिकता रही है। यूएई ने हमेशा इस्लामिक ब्रदरहुड जैसे संगठनों को अपना दुश्मन माना है और यमन में भी वह उन ताकतों का विरोध करता है जो इस्लामिक राजनीति से जुड़ी हैं। एसटीसी का कहना है कि सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस में इस्लाह पार्टी के सदस्य शामिल हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हैं और यही कारण है कि वे उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह लड़ाई विचारधारा की नहीं बल्कि ताकत और संसाधनों के नियंत्रण की है। सऊदी अरब का भीषण हवाई हमला। शुक्रवार की सुबह जब दक्षिणी यमन के आसमान में सऊदी लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंजी तो पूरा इलाका दहशत में आ गया। वादी हदरमौत में स्थित अल खाशा सैन्य शिविर पर कम से कम 7 मिसाइलें दागी गईं।
धमाकों की आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी और आसमान धुएं के काले बादलों से भर गया। एसटीसी प्रमुख मोहम्मद अब्दुल मलिक ने बताया कि इस हमले में 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए और कई घायल हो गए। ये पहली बार था जब सऊदी गठबंधन ने सीधे यूएई समर्थित ताकतों पर हमला, 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए और कई घायल हो गए। ये पहली बार था जब सऊदी गठबंधन ने सीधे यूएई समर्थित ताकतों पर हमला किया। पहले सऊदी अरब और यूएई मिलकर हूतियों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन अब वे खुद ही आमने सामने थे। सेयन हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया, जिससे हवाई यातायात पूरी तरह ठप हो गया। रेगिस्तान में फैले एसटीसी के कई अन्य सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई। यह हमला सिर्फ चेतावनी नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि सऊदी अरब अब हदरमौत और महारा पर एसटीसी के कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमले के बाद पूरे दक्षिणी यमन में तनाव का माहौल बन गया। अदन हवाई अड्डे से 24 घंटे से ज्यादा समय तक कोई उड़ान नहीं जा सकी और ना ही कोई विमान उतर सका। जेद्दा में सुरक्षा जांच अनिवार्य किए जाने के बाद सभी उड़ानें रोक दी गई। एसटीसी से जुड़े परिवहन मंत्रालय ने इसे नाकाबंदी बताया और कहा कि सऊदी अरब जानबूझकर दक्षिण यमन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। सड़क मार्ग पर भी आवाजाही मुश्किल हो गई, क्योंकि सऊदी समर्थित बलों ने कई रास्ते बंद कर दिए। एसटीसी के उप प्रमुख अहमद बिन बराइक ने कहा कि सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस ने उनके शिविरों की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके लड़ाकों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही हवाई हमले किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब बल प्रयोग के जरिए उन्हें झुकाना चाहता है, लेकिन वे अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह कार्यवाही अराजकता रोकने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। हदरमौत के गवर्नर सालिम अल खानबाशी ने इसे शांतिपूर्ण अभियान बताया और कहा कि इसका मकसद सैन्य ठिकानों पर नियंत्रण फिर से हासिल करना और हथियारों को निष्क्रिय करना है। उन्होंने कहा कि यह कोई युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक सीमित ऑपरेशन है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही थी। 20 से ज्यादा लड़ाकों की मौत और कई ठिकानों की तबाही साफ दिखा रही थी कि यह महज एक सीमित कार्यवाही नहीं, बल्कि एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत हो सकती है। सऊदी अरब ने अरब सागर में अपनी नौसेना भी तैनात कर दी है, ताकि हथियारों की तस्करी रोकी जा सके। यह पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि सऊदी अरब ने हदरमौत और महारा को वापस लेने का पूरा मन बना लिया है। पाकिस्तान का सऊदी समर्थन और भारत की दुविधा। जैसे ही यमन में सऊदी यूएई टकराव की खबर फैली, पाकिस्तान ने तुरंत अपना रुख साफ कर दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान जारी कर यमन में हिंसा के फिर से बढ़ने पर चिंता व्यक्त की और सऊदी अरब के साथ पूर्ण एकजुटता की घोषणा की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और उन्हें पाकिस्तान का पूरा समर्थन दिया। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा की रक्षा के लिए हर कीमत पर तैयार है। यह बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य और आर्थिक रिश्तों को दर्शाता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता दी है और पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी हितों का समर्थन किया है। 2015 में जब सऊदी अरब ने यमन में हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, तब भी पाकिस्तान से मदद मांगी गई थी। उस वक्त पाकिस्तान की संसद ने सैन्य हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था, जिससे सऊदी पाक रिश्तों में खटास आ गई थी। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वह सऊदी अरब के साथ खड़ा है। विदेश मंत्री इशाक डार और उनके सऊदी समकक्ष के बीच अलग से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा के भीतर एकता और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्रीय शांति बनाए रखना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सऊदी अरब की सुरक्षा के मामले में वह किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। सऊदी राजदूत नवाफ बिन सईद अहमद अल मल्की ने प्रधानमंत्री शरीफ से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की, जिसमें हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। इन सभी घटनाक्रमों से साफ है कि पाकिस्तान ने इस बार सऊदी अरब का खुलकर साथ देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के लिए यह फैसला आर्थिक जरूरतों से भी जुड़ा है, क्योंकि वह भारी कर्ज में डूबा हुआ है और सऊदी अरब से मिलने वाली आर्थिक मदद उसके लिए बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस स्थिति में भारत क्या करेगा। भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बेहद मजबूत हुए हैं।
यूएई में रहने वाले 35 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं और दोनों देशों के बीच 50 अरब डॉलर का व्यापार होता है। यूएई ने भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया है और भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। भारत और यूएई नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं और खुफिया जानकारी साझा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ भी भारत के रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। सऊदी अरब भारत को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाले देशों में से एक है और वहां भी लाखों भारतीय काम करते हैं। ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। अगर भारत यूएई का खुलकर समर्थन करता है तो सऊदी अरब से उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं, और अगर वह चुप रहता है तो यूएई को लग सकता है कि मुश्किल वक्त में भारत ने उसका साथ नहीं दिया। फिलहाल भारत ने सीधे तौर पर किसी का समर्थन नहीं किया है। भारत सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भारत की रणनीति यह हो सकती है कि वह पर्दे के पीछे दोनों देशों से बातचीत करें और उन्हें संवाद के रास्ते पर लाने की कोशिश करें। भारत की पारंपरिक विदेश नीति हमेशा से संतुलन बनाए रखने की रही है, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है और यूएई सीधे सैन्य मदद मांगता है तो भारत को कठिन फैसला लेना पड़ सकता है। यूएई ने अतीत में भारत का कई मामलों में खुलकर समर्थन किया है, खासकर पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर। ऐसे में भारत के लिए यूएई की उपेक्षा करना मुश्किल होगा। भारत के पास कौन से हथियार हैं जो यूएई की मदद कर सकते हैं? अगर भारत यूएई को सैन्य सहायता देने का फैसला करता है तो उसके पास कई विकल्प हैं। भारत के पास ऐसे कई आधुनिक हथियार और सैन्य प्रणालियां हैं जो यमन की जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 290 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है, की रेंज तक लक्ष्य को भेज सकती है। यह मिसाइल मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है। अगर भारत यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देता है तो यूएई समर्थित एसटीसी सऊदी ठिकानों पर सटीक और घातक हमले कर सकता है। ब्रह्मोस को जमीन, जहाज, पनडुब्बी और हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे बेहद लचीला और प्रभावी बनाता है। पिछले साल भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बेचा था, जो भारतीय रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा सौदा था। यूएई को भी इसी तरह का सिस्टम दिया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण हथियार है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका भारत की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है जो एक साथ 12 रॉकेट दाग सकती है। इसकी रेंज अब 75 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। पिनाका का इस्तेमाल दुश्मन के सैन्य ठिकानों, तोपखाने की स्थिति और सैनिकों की तैनाती पर भारी तबाही मचाने के लिए किया जाता है। यमन जैसे इलाके में जहां रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके हैं, पिनाका बेहद कारगर साबित हो सकता है। अगर यूएई को पिनाका सिस्टम मिल जाता है तो वह सऊदी समर्थित बलों की तैनाती पर भारी हमले कर सकता है और उन्हें पीछे धकेल सकता है। भारत पहले ही अर्मेनिया को पिनाका मिसाइल सिस्टम बेच चुका है और यूएई को भी यह सिस्टम दिया जा सकता है। तीसरा विकल्प है ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर। ध्रुव एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग सैनिकों की आवाजाही, निगरानी और हल्के हमलों के लिए किया जा सकता है। रुद्र इसका सशस्त्र संस्करण है जो एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट पॉड और मशीन गन से लैस होता है। यमन के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में हेलीकॉप्टर बेहद जरूरी होते हैं क्योंकि वे तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर भारत यूएई को ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर देता है तो एसटीसी के पास तेज और मोबाइल हवाई ताकत होगी जो सऊदी बलों के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकती है। भारत पहले ही मालदीव से सेशेल्स और मॉरिशस को ध्रुव हेलीकॉप्टर दे चुका है। चौथा और बेहद महत्वपूर्ण विकल्प है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को मार गिरा सकती है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और यह एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। यमन में सऊदी अरब ने हवाई हमलों के जरिए एसटीसी के ठिकानों को निशाना बनाया है। अगर यूएई को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो एसटीसी सऊदी लड़ाकू विमानों को मार गिरा सकता है और हवाई हमलों से बच सकता है। यह उनके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। भारत पहले ही फिलीपींस के साथ आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात पर बातचीत कर चुका है। इसके अलावा भारत खुफिया जानकारी और निगरानी में भी यूएई की मदद कर सकता है। भारत के पास आधुनिक उपग्रह और ड्रोन सिस्टम है जो यमन के इलाकों की निगरानी कर सकते हैं और सऊदी सेना की गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं।
इजरायली हेरोन और अमेरिकी रीपर जैसे ड्रोन भारतीय सेना के पास हैं जो लंबी दूरी तक निगरानी कर सकते हैं। अगर भारत यूएई को इस तरह की खुफिया सहायता देता है तो एसएटीसी को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल यह है कि क्या भारत सच में इतनी बड़ी सैन्य सहायता देने को तैयार होगा? इसके लिए भारत को अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक भारत ने किसी भी चल रहे संघर्ष में सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचने की नीति अपनाई है। कौन जीतेगा अगर युद्ध बढ़ा तो? अगर यमन में सऊदी अरब और यूएई समर्थित ताकतों के बीच युद्ध पूरी तरह छिड़ जाता है तो नतीजा क्या होगा, यह समझना जरूरी है। सैन्य क्षमता के लिहाज से देखें तो सऊदी अरब यूएई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सऊदी अरब की सेना में करीब 2500 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि यूएई के पास 65,000 सक्रिय सैनिक हैं। सऊदी अरब के पास 1000 से ज्यादा टैंक, 900 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन और 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। यूएई के पास करीब 400 टैंक, 600 बख्तरबंद वाहन और 150 लड़ाकू विमान हैं। सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में अमेरिका से अरबों डॉलर के आधुनिक हथियार खरीदे हैं, जिनमें F-15 लड़ाकू विमान, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। यूएई के पास भी F-16 लड़ाकू विमान और फ्रांसीसी राफेल विमान हैं, लेकिन संख्या के लिहाज से वह सऊदी अरब से पीछे है। लेकिन युद्ध सिर्फ संख्या और हथियारों से नहीं जीता जाता। यूएई के पास कुछ फायदे भी हैं। यूएई की सेना अधिक प्रशिक्षित और अनुशासित मानी जाती है। यूएई ने पिछले दशक में अपनी सेना को आधुनिक और पेशेवर बनाने में भारी निवेश किया है। यूएई की स्पेशल फोर्सेस को दुनिया भर में सम्मान मिलता है। इसके अलावा यूएई के पास एक बड़ा फायदा यह है कि वह यमन के जमीनी इलाकों में मौजूद है। यूएई समर्थित एसएटीसी के पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो स्थानीय इलाकों को अच्छे से जानते हैं। वे रेगिस्तान और पहाड़ों में गोरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर हैं। सऊदी अरब के लिए यमन के भीतर जमीनी युद्ध लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि यमन का इलाका बेहद कठिन है और वहां सऊदी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। सऊदी अरब को पाकिस्तान का खुला समर्थन मिल चुका है। पाकिस्तान अगर सैन्य सहायता देता है तो सऊदी अरब की स्थिति मजबूत होगी। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और उसकी सेना का लंबा अनुभव है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत यूएई का समर्थन करता है तो स्थिति पूरी तरह से 100% बदल सकती है। भारत की सैन्य क्षमता पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा फ्रांस भी यूएई का करीबी सहयोगी है और वह यूएई को समर्थन दे सकता है। अमेरिका की स्थिति दिलचस्प होगी, क्योंकि वह दोनों देशों का सहयोगी है। अमेरिका शायद किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं करेगा, बल्कि मध्यस्थता की कोशिश करेगा। लेकिन अगर युद्ध लंबा खींचता है तो अमेरिका को अपना रुख साफ करना पड़ेगा। सबसे संभावित परिणाम यह है कि यह युद्ध किसी एक पक्ष की निर्णायक जीत के बजाय एक लंबे खूनी गतिरोध में बदल जाएगा। सऊदी अरब हवाई हमलों से यूएई समर्थित ताकतों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जमीनी नियंत्रण हासिल करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ एसएटीसी सऊदी सेना को यमन के भीतर भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सऊदी अरब की पूरी सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। नतीजा यह होगा कि यमन और ज्यादा बंट जाएगा, लाखों लोग विस्थापित होंगे, मानवीय संकट गहराएगा और पूरा क्षेत्र अस्थिरता में डूब जाएगा। यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।